नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। और आज की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक है समुद्रयान मिशन से संबंधित है। जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसके तहत क्या है, एक समुद्रयान मिशन के अंतर्गत एक मत्स्य 6000 क्या है ये समरसीबल है जो हमारे हमारा जो टेरिटरी है ओशियन का, उसके 6000 मीटर के गहराई में जाएगा और उससे रिसर्च संबंधित क्या करेंगे, काम करेंगे। ये न्यूज है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 पर्सन्स को इसमें 6 मीटर बिलो सी लेवल के आसपास भेजा जाएगा और जो हमारे एरिया में, हमारी टेरिटरी में डीप सी रिसोर्सेस हैं, उनको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे और उनको एक रिपोर्ट बना के तैयार करेंगे ताकि हम फ्यूचर की पॉलिसी बना सकें। और जो हमारी ब्लू इकोनॉमी की जो हम बात करते हैं, रिसोर्स की जो बात करते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं क्या कर सकें, इनहेंस कर सकें। तो इस प्रकार से ये बनाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य 6000 क्या है, तो आप बता देंगे कि ये क्या है, समरसीबल है जो 6000 मीटर की समुद्र लेवल के नीचे जाएगा और उसमें डीप सी रिसोर्स की क्या करेगा, अध्ययन करेगा। इस बात को पहले तो ये समझें आप। दूसरी बात है कि मत्स्य जो 6000 है, इसको डेवलप किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई के द्वारा। और ये इसकी कैपेसिटी है, अगर सामान्य की बात हो तो 12 आवर में अपना काम कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी में 96 आवर को क्या कर सकता है, ये अपने ऑपरेशंस चला सकता है। और ये काम करेगा डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, डीप ओशियन मिशन क्या है, जितने भी हमारे डीप ओशियन में हमको रिसर्च देखने को मिलते हैं, डीप सी में हमको टेक्नोलॉजी को डेवलप करना हो ताकि हम उनका सस्टेनेबल यूज कर सकें, ओशियन रिसोर्सेज का जो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो इसलिए हमने एक चलाया डीप ओशियन मिशन। और ये क्या करता है, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को क्या करता है, सपोर्ट करता है ताकि हम जो ओशियन रिसोर्स है उनका हम सस्टेनेबल यूज कर सकें, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ा सकें, इंप्रूव कर सकें और लाइवलीहुड लोगों को दे सकें। तो इसलिए ये क्या कर सकते हैं, डीप ओशियन मिशन हमने चलाया। उसके अलावा इंडिया का जो साइज है वो 4% जीडीपी में जो ओशियन रिसोर्सेस है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। और इसको 2021 में क्या किया गया था, अप्रूव किया गया था फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसके मेजर कंपोनेंट क्या है, वही सारे कंपोनेंट है कि डीप सी माइनिंग को बढ़ावा देना, मैंड जो सबमर्सिबल है उनको बढ़ावा देना, ओशियन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस को बढ़ावा देना, ठीक है, एक्सप्लोरेशन कंजर्वेशन ऑफ डी सी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, सर्विस और एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना, एनर्जी और फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशियन से हम कैसे प्राप्त कर सकें उसको बढ़ावा देना, ठीक है, मरीन स्टेशन फॉर ओशियन बायोलॉजी को कैसे डेवलप कर सकें उसको बढ़ावा देना। तो एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि डीप सी ओशियन मिशन के तहत हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमेटेलिक नूडल्स को कंटेन कर सकते हैं, उनका अधिक से अधिक यूज करके काफी रिच होते हैं, इस पे अधिक से अधिक आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको निकिल देखने को मिलेगा, कॉपर देखने को मिलेगा, कोबाल्ट देखने को मिलेगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि पॉलीमेटेलिक नूडल्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप बता देंगे निकिल और कॉपर कोबाल्ट आपको देखने को मिल सकता है। और वही सारी बातें हैं, इसको देखने का अधिकार कौन करता है, इसको देखने का अधिकार करता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, ये क्या है, एक किंगस्टन जो कि जमैका में स्थित है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या करते हैं, जो मरीन रिलेटेड एक्टिविटी होती है, इंटरनेशनल जो सी बेड एरिया है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और जो अनक्लॉज हमारी एक ट्रीटी है जिसको सी ऑफ ट्रीटी भी बोलते हैं, उसके तहत ये काम करते हैं। उसके अलावा लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया, जो इसको यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्व का एक स्टेटस भी मिला हुआ है। तो वही सारा काम करते हैं, प्राइवेट पब्लिक कॉरपोरेशन को लाइसेंस देना, उनकी गतिविधियों को उनकी गतिविधियों को रेगुलेट करना, ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण न्यूज है, स्वीडन के
किरूना में 1 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड, मतलब कि 1 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट की खोज की गई है, जो कि आपको स्वीडन के किरूना में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि किरूना कहां पड़ता है, तो आप बता देंगे स्वीडन में, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। रेयर अर्थ जो एलिमेंट है वो किरोना है, वो क्या है, होम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड आयरन वन माइन का क्या है, होम है। रेयर अर्थ एलिमेंट 17 मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, 15 लैंथानाइड्स से ऑन पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उसके अलावा आपको स्कैडियम, टेरियम आपको देखने को मिलेंगे। इन कंपोनेंट के द्वारा आप क्रिटिकल सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, जैसे सेलुलर टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिफेंस एप्लीकेशन, गाइडेंस सिस्टम, लेजर आदि को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये रेयर अर्थ एलिमेंट निभा सकते हैं। इसका मतलब है कि इनके बिना विकास का सपना क्या है, अधूरा है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट का मतलब है बहुत ही रेयर स्थिति में मिलते हैं, बस इससे आप याद रखेंगे। दूसरी बात है कि इनका जो रेयर अर्थ एलिमेंट का जो फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द डिफरेंट जियोग्राफिक्स, तो इस वजह से हम इनको 80% ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। इंडिया में इनकी जो हिस्सेदारी है 1% ग्लोबल आउटपुट का देखने को मिलता है, लेकिन 6% हम वर्ल्ड के रिजर्व रेयर अर्थ एलिमेंट में रखते हैं। तो इस बात को आप महत्वपूर्ण रखेंगे, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरी, भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड मतलब काबिल को स्टेब्लिश किया गया है, ताकि हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ एग्रीमेंट कर सकें, क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप की दिशा में काम कर सकें, ताकि हमारी इकोनॉमी की दिशा में गति मिल सके। ठीक है। दूसरी बात है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का जो वर्ल्ड में जो रिजर्व है वो कहाँ कहाँ सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे अधिक आपको चाइना में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको यूएसए, उसके बाद आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। और इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट में 6th पोजीशन में आता है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है। सॉरी। दूसरी बात, सरकार ने क्या किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चालू की है या फिर रिनेम कर दिया है योजना का। तो सबसे पहले आप इस योजना को याद कीजिएगा, जब कोविड की परिस्थिति उत्पन्न थी, जब माइग्रेशन हमारे देश में हो रहा था, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्टार्ट की और उसके द्वारा 5 केजी अतिरिक्त लोगों को अनाज दिया गया, वो भी फ्री, आपके द्वारा कोई पैसा नहीं लिया गया। लेकिन सरकार ने क्या किया, अभी कुछ महीने पहले इसको बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी, हमारे पास जो अन्न का जो ग्रेन का जो भंडारण क्षमता है वो कम हो गई थी, मतलब हमारे पास उपलब्ध अनाज पिछले सालों की अपेक्षा कम था। तो अब सरकार ने क्या किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चालू कर दी और इसको नोडल डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा। न्यू स्कीम में क्या किया, पहले मैंने बताया कि 5 केजी सब्सिडाइड फूड ग्रेन निःशुल्क ऑलरेडी इनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब क्या होगा, आपको 3-2-1 रुपए में आपको उपलब्ध किया जाएगा। 3 का मतलब है चावल 3 रुपए में, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो में आपका मोटा अनाज 5 केजी फ्री नहीं, लेकिन इन रुपए पे उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कोविड की तरह इसमें रिलीफ नहीं दिया गया है। ठीक है, इस बात को समझ गए। अब हम पढ़ लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत क्या क्या प्रावधान है। ये भारत की 2/3 पॉपुलेशन को कवर करता है, चाहे वो रूरल एरिया की 75 पॉपुलेशन और अर्बन एरिया की 50% पॉपुलेशन को कवर करता है। लीगली गारंटी है कि आपको अनाज दिया जाएगा और 5 केजी पर पर्सन पर मंथ अनाज इसके द्वारा दिया जाता है। और इसके तहत अटल अन्न योजना, मतलब कि अंत्योदय अन्न योजना, अटल नहीं, अंत्योदय अन्न योजना भी दी जाती है, जो काफी एजेड पर्सन है, विकलांग पर्सन है, उनको ये उपलब्ध कराया जाता है। 3 रुपए केजी पे राइस, 2 रुपए प्रति केजी पे वीट और 1 रुपए प्रति केजी पे जो हमारा मोटा अनाज रहता है वो उपलब्ध कराया जाता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टिंग
जो मदर रहती हैं उनको उपलब्ध कराया जाता है। चिल्ड्रन जिनकी एज 6 साल या 6 मंथ या 14 ईयर के आसपास है उनको उपलब्ध कराया जाता है। विमेन को एम्पावरमेंट किया जाता है और इसके तहत वो ग्रीवेंस रीएड्रेसल मैकेनिज्म भी उपलब्ध है और 6,000 से रुपए तक का उनको मैटरनिटी बेनिफिट भी उपलब्ध कराया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप चर्चा में है, तो सेबी ने क्या किया है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को मंजूरी देती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता क्या है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या है, एक पूल्ड है जिसमें इंडियन भी पैसे लगा सकते हैं, फॉरेनर भी पैसे लगा सकते हैं। ये बॉडी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट की तरह काम करती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की तरह काम करती है। लेकिन किसी ने अगर पैसा लगा दिया तो क्या गारंटी है उसके पैसे की सुरक्षा हो। तो इसके तहत क्या किया गया कि आपको क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के तहत आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। आप सेलर से क्या करो, उनको प्रीमियम उपलब्ध करवाओ और आपको उस इंश्योरेंस मिल जाएगा कि आपके तहत जो पैसा लिया गया है, आपके तहत जो पैसा दिया गया है उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। अगर डिफॉल्ट होगा तो उसके तहत आपको जो आपने प्रीमियम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इस बात को आप बस ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे लिखा ना, द प्रोटेक्शन सेलर रिसीव पीरियोडिक प्रीमियम फॉर द प्रोटेक्शन बायर इन एक्सचेंज ऑफ कंटिन्यूस पेमेंट इफ देयर प्री डिफाइंड क्रेडिट इवेंट ऑफ द प्री स्पेसिफाइड रेफरेंस एंटिटी। तो इतना कहानी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने बताया वो याद रखो, ठीक है। अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो 3 कैटेगरी के होते हैं, जिसमें आप स्टार्टअप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं पहली कैटेगरी में, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोशल इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंजल फंड, सोशल वेंचर फंड। तो कैटेगरी फर्स्ट के तहत ये सारे फंड आते हैं। कैटेगरी सेकंड में आपको इक्विटी डेप्ट फंड आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें प्राइवेट इक्विटी फंड, डेप्ट फंड, फंड ऑफ फंड आपको देखने को मिलेंगे। कैटेगरी 3 में आपको हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी फंड। इसका मतलब है, हेज फंड का मतलब ये होता है कि आपका अगर कोई रिस्क है आपको अर्थव्यवस्था में, आपकी किसी कंपनी में, तो आपको हेज फंड के तहत आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, बासमती राइस चर्चा में है, तो फसाई ने क्या किया है, आइडेंटिटी स्टैंडर्ड फॉर बासमती राइस के लिए लागू कर दी है कि बासमती राइस को होने के लिए ये स्टैंडर्ड रहेंगे और तभी आप उनको बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। और हम जो राइस का एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, वो हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं। भारत अगर एक्सपोर्ट में आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं। दोनों मिला के हम एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती और नॉन बासमती। बासमती राइस की विशेषता ये रहती है, इनका लॉन्ग ग्रेन साइज रहता है, फ्लैपी टेक्सचर रहता है और यूनिक इनहेरेंट एरोमा, मतलब कि सुगंध इनकी बहुत अलग रहती है और फ्लेवर भी इनका अलग रहता है। तो इसलिए ये बासमती राइस जब भी आप खाओ तो आपको स्पेशल, आपको सुगंध आने चाहिए, टेस्ट आना चाहिए, टेक्सचर्स आना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। फसाई क्या है, 2006 एक्ट के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। तो ये क्या है, स्टेचुरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली है, मतलब कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत क्या करती है, काम करती है। इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। दूसरा, नाइफ चर्चा में है, न्यू सर्जिकल नाइफ डेवलप किया गया है कैंसर को विद इन सेकेंड में खत्म करने के लिए। तो ये क्या है, सर्जिकल नाइफ है जो ट्यूमर को आइडेंटिफाई करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा एंडो मटेरियल कैंसर में और विद इन सेकेंड में डिटेक्ट करेगा, उसको खत्म कर देगा। वह कैसे करेगा, इलेक्ट्रिसिटी हीट द टिप ऑफ द नाइफ, जो आपकी नाइफ की टिप है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको हीट किया जाएगा। हॉट ब्लेड कॉज सेल टिश्यू एक्सप्लॉयड रिलीजिंग द मॉलिक्यूल इन द स्मोक, मतलब कि जब इसको हीट हो जाएगा तो स्मोक को रिलीज किया जाएगा
और इस स्मोक को सॉक किया जाएगा एक पाइप के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पे पाइप लगाया जाएगा। एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेटिंग स्केल के तहत, इसके तहत सारा मतलब कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसका ट्यूमर टिश्यू का फिंगरप्रिंट तैयार किया जाएगा, अगर फिंगरप्रिंट बिल्कुल सही आता है, इसका मतलब जो ट्यूमर है वो डिटेक्ट हो गया और खत्म हो गया। अगर नहीं आता है तो वो जो ट्यूमर है वो खत्म नहीं हुआ। तो आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा के नाइफ। हाल ही में आपसे पूछेंगे कि के नाइफ हाल ही में शब्द चर्चा में था, ये क्या है, किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे एंडोमेटेरियल कैंसर को डिटेक्ट करने, उसका ट्रीटमेंट करने से संबंधित है। ठीक है, बस इतना ही पूछा जाएगा। दूसरा, जीएसपी चर्चा में है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस चर्चा में है। तो इंडिया को ये स्टेटस दोबारा मिल गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके तहत क्या होता है। मान लो यूएसए क्या है, डेवलप कंट्री है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है। लीस्ट डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, इनके पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए अपना एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, यूएसए जीएसपी के तहत कुछ कोटा देते हैं कि आप इतनी वस्तुओं को हमारे यहाँ, आप इतनी गुड्स को हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इन पे हम अपना टैरिफ कम कर देंगे। क्या कर देंगे, टैरिफ मतलब कि जो प्रशुल्क है वो क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जिससे क्या होगा, यहाँ पे इनकी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और इनकी मांग यूएसए में बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है, उनको मदद मिलती है एक्सपोर्ट में, उनको डेवलप करने में मदद मिलती है, उनको रोजगार मिलता है, उनको टेक्नोलॉजी मिलती है, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, उनके पास पैसा आता है। तो इसको जब ट्रंप की सरकार थी तो उन्होंने भारत से स्टेटस ही लिया था, लेकिन दोबारा से इसको क्या हो गया है, रीस्टोर कर दिया है। ठीक है, जीएसपी लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट यूएस ट्रेड प्रेफरेंस क्या है, प्रोग्राम है। ट्रेड एक्ट 1974 के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। ये ड्यूटी और ऑन 1000 प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं और इसको फर्स्ट इंस्टीट्यूट किया गया था अंकटाड कॉन्फ्रेंस 1971 में। लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस कौन है, इंडिया है, जिसमें 5.7 बिलियन डॉलर की बर्थ इंडिया ने की है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना, क्या है, कैसे काम करता है और इससे क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। दूसरी बात, मार्ग पोर्टल चर्चा में है। सिर्फ आप इतना याद रखेंगे, जो स्टार्टअप तैयार करते हैं तो उनको मेंटरशिप की जरूरत रहती है, उनको असिस्टेंट की जरूरत रहती है, उनको गाइडेंस की जरूरत रहती है, उनको सपोर्ट की जरूरत रहती है। तो इस पोर्टल के तहत उनको क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इसे याद नहीं रखना। दूसरा, इंडियन स्कीमर चर्चा में है। गोदावरी जो एस्चुरीज है जो आंध्र प्रदेश में है, वो इंडियन स्कीमर का क्या है, प्राइम हैबिटेट बन गया है। हैबिटेट मतलब रहने का स्थान। बाटर वर्ड है जो कि कोस्टल एसयूसी में आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में। और इसका जो आयुषन स्टेटस है वो इंडेंजर कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आयुषन स्टेटस महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई चर्चा में है, ये आपको कुन्नूर में देखने को मिली। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में है। और प्रतापा देवा नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, इंडो मलायन रिलीम में आपको ये देखने को मिलेगी। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है, व्हाइट टफ्ट रॉयल क्या है, तो आपसे एक ऑप्शन होगा बटरफ्लाई, तो आप बता देंगे ये बटरफ्लाई है। कहां कहां देखने को मिलती है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत शेड्यूल 2 में आपको चीज देखने को मिलेगी। दूसरी बात, डायनासोर की स्पीसीज 4 स्पीसीज के फॉसिल फ्यूज हमको मिले हैं, वो आपको चिलेनियन वैली में आपको देखने को मिले हैं। बस इतना ध्यान रखेंगे, कहाँ मिले हैं, चिलेनियन वैली में। इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, दूसरा कुछ न्यू चर्चा में है। गुयाना चर्चा में है, सूरीनाम चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है, अभी हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, सूरीनाम
के लोग मतलब कि राष्ट्र अध्यक्ष आए, गुयाना के भी राष्ट्र अध्यक्ष आए, उनको अवार्ड भी मिला, गुयाना के जो राष्ट्रपति थे उनको। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में था। युगांडा चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे जो इबोला है उसका फिर से आउटब्रेक देखने को मिला है, तो युगांडा आपको इधर देखने को मिलेगा। इसकी सीमा सूडान से लगेगी, इथियोपिया से लगेगी, केन्या से लगेगी, रवांडा से लगेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इधर आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगी, युगांडा और तंजानिया के बीच आपको देखने को मिलेगी। और इधर से आपको जो लेक विक्टोरिया है वो इक्वेटर लाइन भी यहाँ से बिल्कुल इससे मतलब कि मध्यम से गुजरती है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।